हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि बहुत ही अंडररेटेड मूवी मुझे लगी एज़ यूजुअल। क्योंकि मैं जब ऐसी मूवीज़ को देखती हूँ जो कि बहुत ही एक अच्छे मैसेज के साथ बनी हुई होती हैं, पर प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं होता है या उसे उस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता है जिसकी वजह से इतने अच्छे टॉपिक पर बनी फ़िल्म को वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो कि वो डिज़र्व करती है। और यही वजह है कि ऐसी फ़िल्मों को इग्नोर किया जाता है और उसकी वजह से एक सेंसिटिव कहानी, एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी इग्नोर होता है, क्योंकि उसी पर कुछ ऐसी फ़िल्में बनी हुई होती हैं उनसे प्रेरित होकर। तो जब उस फ़िल्म को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, रिकग्नाइजेशन मिलता है, तो कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट्स के बारे में भी लोग बात करते हैं। जिन्हें नहीं पता होता है उन्हें भी जानने को मिलता है। जैसे कि ये मूवी फराज जो है, ये एक्चुअल में एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर आधारित है। और वो इंसिडेंट्स आज से तकरीबन 10 साल पहले हुआ था, जुलाई में, ढाका बांग्लादेश में, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट को कुछ टेररिस्ट ने घेर लिया था और वहाँ के स्टाफ को, वहाँ पर जितने भी लोग खाना खाने आए थे, उनको भी बंदी बना लिया था। और उनका एक ही एजेंडा था कि बांग्लादेशी मुस्लिम्स को हम कुछ नहीं होने देंगे और बाकी जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं हम उन्हीं को ही टारगेट करेंगे। और उस रेस्टोरेंट में फॉरेनर्स भी आए थे खाना खाने के लिए, तो बाकियों से तो फिर उनके रिलीजन पूछे जा रहे थे, लेकिन उन फॉरेनर्स से तो कुछ पूछा भी नहीं गया। उन पर तो डायरेक्ट गोली तान दी और उनको ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया। तो इस तरह के जो सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, वो इन फ़िल्मों के साथ ये इश्यूज़ भी जो हैं इग्नोर हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब ऐसी फ़िल्मों को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो इन मुद्दों पर भी खुलकर बात होती है कि जिस सब्जेक्ट पर ये मूवी बनी है, बेसिकली ये जो मूवी एक नॉवल से भी इंस्पायर होकर बनाई गई है। और वो नॉवल भी उसी घटना को जिस जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया था, उसी ने वो एक्सपीरियंसेस उस किताब में लिखे। और उस किताब को पढ़कर जो है हंसल मेहता ने फरहाज़ नाम की मूवी बनाई थी, जो सन 2022 या 23 के आसपास आई थी और आज की तारीख में वो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मुझे ये मूवी का पता बिल्कुल एक्सीडेंटली चला, क्योंकि मैं ब्लैक वॉरेंट देख रही थी और ब्लैक वॉरेंट में मुझे जहान कपूर का काम बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जहान कपूर के बारे में शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है कि वो शशि कपूर साहब के पोते हैं, यानी कि शशि कपूर साहब के बेटे हैं। तो एक तरीके से वो भी नेपो प्रोडक्ट है, लेकिन ये एक ऐसा नेपो प्रोडक्ट है जिसको बाजे गाजे के साथ लॉन्च ये नहीं हो पाया। जैसे कि रणबीर कपूर बहुत ही ग्रैंड उससे लॉन्च हुए थे संजय लीला बंसाली की फ़िल्म से। वो बात अलग है कि फ़िल्म चली नहीं और वो फ़िल्म आज तक कभी सैटेलाइट चैनल पर भी नहीं दिखाई दी, और उस मूवी का नाम था सावरिया। मैंने वो मूवी आज तक नहीं देखी है और ना ही मेरा कोई इरादा है उस मूवी को देखने का। लेकिन उस फ़िल्म से रणबीर कपूर को थोड़ा फ़ायदा हुआ कि लोगों ने उनके एक्टिंग को, ख़ास तौर पे उनके डांसिंग स्किल्स को काफ़ी पसंद किया था। और उसके बाद जो रणबीर की जर्नी रही वो किसी से भी छुपी नहीं रही। लेकिन यहाँ पर जहान का जो असली डेब्यू हुआ था वो फराज नाम की फ़िल्म से हुआ था। और ये मुझे पता तब चला जब मैंने जहान कपूर के बारे में थोड़ा रिसर्च किया, और जब ये मूवी मुझे दिखी और मुझे पता चला कि ये भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है जैसे कि ब्लैक वॉरेंट, तो मैंने सोचा कि चलो इस मूवी को देखा जाए। और जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे पता चला कि इस मूवी का नाम
फ़राज़ क्यों रखा गया है, क्योंकि फ़राज़ नाम का लड़का इस रेस्टोरेंट में मौजूद था जो अपनी 2 फीमेल फ्रेंड्स के साथ खाना खाने के लिए आया था और सिर्फ 20 साल का ये लड़का था और इसे छोड़ा जा रहा था। इससे कहा जा रहा था कि भाई तुम जाओ, क्योंकि तुम बांग्लादेशी मुस्लिम हो तो हम तुम्हें नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी ये जो 2 फीमेल फ्रेंड्स हैं ये डिफरेंट रिलीजन की हैं तो हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। पर उस लड़के ने बोला कि नहीं, मैं जाऊंगा तो इन दोनों फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा, इनफैक्ट मैं सभी के साथ जाऊंगा, सबको साथ लेके जाऊंगा। और इसके अंजाम स्वरूप उस बेचारे 20 साल के लड़के को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आप कह सकते हैं कि उसने गोल को नहीं बल्कि पर्पस को चुना, क्योंकि अक्सर हम इस दुनिया में आते हैं और आते ही गोल सेट कर लेते हैं कि हमें ये करना है और ये हमें आगे अपनी लाइफ को ऐसे ऐसे जो है एस्टैब्लिश करना है। एक तरीके से हम गोल सेट करते हैं, लेकिन जो पर्पस होता है, पर्पस हमें सेल्फलेस बनाता है। और ये बात मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो में आपको कही थी। और कुछ होते हैं ऐसे बच्चे जो बड़ी कम उम्र से ऐसी सोच रखते हैं कि हमें गोल्स के लिए नहीं बल्कि पर्पस के लिए जीना है। हम यहाँ गोल सेट करने नहीं आए हैं, हम यहाँ एक पर्पस के लिए इस दुनिया में हम आए हैं और हमें उस पर्पस के साथ जीना है। और इस लड़के का पर्पस था ह्यूमैनिटी। इसने ना धर्म ना जाति किसी को भी तवज्जो ना दे करके इसने इंसानियत को तवज्जो दी कि भाई अगर मुझे जाने का हक़ है तो मेरे दोस्तों को भी जाने का हक़ है और उन तमाम लोगों को जाने का हक़ है जो मेरे रिलीजन के हैं और मेरे रिलीजन के नहीं भी हैं। लेकिन वही वाली बात है कि उन लोगों ने इसकी बात सुनी नहीं और जिसकी वजह से इस मासूम बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं इस बच्चे को जितना भी सलाम करूं उतना कम है और इसकी माँ और इसके फादर को जितना मैं अप्रिशिएट करूं कम है। वाकई सलाम है उस माँ को जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया, ऐसे साहसी बच्चे को जन्म दिया और जो इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच वो रखता था कि नहीं, किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि भाई मारने से जन्नत नसीब होती है। ऐसा किसी भी रिलीजन में ना कहा जाता है ना सिखाया जाता है। कोई भी मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये बात हम सबको बचपन से सिखाई जाती है, लेकिन पता नहीं कुछ सो कॉल्ड ठेकेदारों को यही करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। धर्म के बंटवारे में अपने एजेंडे निकालने आते हैं और इस तरह की जो घटनाएं करवाई जाती हैं उसके पीछे मकसद यही होता है कि दूसरे लोग इस इंसिडेंट्स को देखकर भड़के, उनमें नफ़रत पैदा हो और एक तरीके से वो लोग भी जो है धर्म की आड़ में लड़े झगड़े, खून खराबा बहे और देश में अशांति फैले। और मैंने हमेशा कहा है और आप लोगों ने भी ये बात नोट करी होगी कि जब जब देश में भाईचारा एकता बढ़ती है तभी इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिससे लोगों के मन खट्टे हो जाते हैं और वापस से जो भाईचारा, जो अपनापन, जो रिलीजन को लेकर जो एक मनभेद रहते हैं लोगों के, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की हरकतें करना कि भाई धर्म पूछकर, आपका मज़हब पूछकर आपको सेव करना और आपको अनसेव करना, ये इससे साफ पता चलता है कि उन लोगों की मंशा क्या होती है। इन लोगों के मन में यही होता है कि हम मासूमों की जान लेकर दूसरे मासूमों को अग्रेसिव बनाएं, उनके मन में गलत भाव भरे और उनको गलत राह पर हम इमोशनली ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी को लेक्चर देकर मैनिपुलेट कर सकते हो, कभी कभी आप किसी को इमोशनल करके भी मैनिपुलेट कर सकते हो। और यहाँ पर यही किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों को चोट पहुँचाएंगे तो उसी धर्म के लोग अग्रेसिव होंगे। फिर वो जिन धर्मों ने
जिन धर्मों के लोगों ने ये अटैक करवाया है, फिर उस धर्म के अगेंस्ट होकर फिर उन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, फिर वो लोग भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे आप देखिए कि कितनी देश में बर्बादी होगी, कितना खून बहेगा, कितनी टेंशन बढ़ेगी, और फिर सियासतें बैठकर माइक पर भाषणबाजी करेंगी कि ये फ़लानी पार्टी करवा रही है, वो पार्टी करवा रही है, और हम न्यूज़ चैनल पर देखेंगे और हम भी एक ओपिनियन सेट करेंगे, जैसा कि होता आया है और आगे भी होगा और अभी भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट की आड़ में भी धर्मों को बांटा जा रहा है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कौन से धर्म के लोग ये सब करवा रहे हैं। आपको एक्चुअली सारी पिक्चर, सारी बातें समझ में आ जाएंगी अगर आप लोगों ने वो वीडियोस को देखा होगा और गौर किया होगा कि वहाँ का नज़ारा क्या है, किस तरह के सभी धर्मों के लोग, सभी देखो स्टूडेंट्स तो सभी धर्मों के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही पढ़ाई करते हैं। सब सब रिलीजन के बच्चे जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, मिलते हैं, और सब एकजुट होकर अपनी एक जेन्युइन डिमांड सरकार के आगे रख रहे हैं, और उसके बाद जो भी घटनाएं हो रही हैं वो आपसे छुपी नहीं हैं। और मैंने इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन एक बात करना मैं भूल गई थी कि उस प्रोटेस्ट में मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पर एक लड़की जो वर्बली चैलेंज थी, जो बोल नहीं सकती थी, बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो लड़की लॉयर बन रही थी या थी। तो मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि एक लड़की जो बोल नहीं सकती है और वो लॉयर बन रही है, जबकि आपको पता है कि लॉयर का काम बोलने का होता है, और यहाँ पर इस लड़की के पास आवाज़ नहीं है। आप सोचिए कि कितना बड़ा उसका ये डिसीजन रहा होगा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि लोग मुझे जज करेंगे कि एक लड़की जो बोल नहीं सकती वो क्या अपनी कोर्ट के आगे दलील रखेगी। कितना जजमेंट होता है, और फैमिली भी आपको ये कहती है कि यार तुम ये कैसे करोगी, तुम हर किसी को तो देखो साइन लैंग्वेज आती नहीं है ना, कैसे करोगी, क्या करोगी। लेकिन वही वाली बात है कि उसने अपनी उसने वो उस चीज़ को उसने वो नहीं बनाया कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी। उसने कहा मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी, मैं कर पाऊँगी। और मुझे ऐसे लोग बहुत मतलब सही लगते हैं, और मैं उन लोगों की बड़ी कदर करती हूँ जो अपनी क्षमता से बढ़कर कुछ कर गुज़रने में यकीन रखते हैं, और जो अपनी क्षमता से बढ़कर कुछ कर गुज़र जाते हैं ना, वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। और मुझे उस लड़की को देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे और भी डिसेबल दिव्यांग लोगों ने उस प्रोटेस्ट में भाग लिया। तो आप सोच सकते हैं कि भाई आप किसी के शरीर से उसे जज ना करें, उसकी शरीर की बनावट से उसे जज ना करें, उसके इरादे देखें कि हौसलों में अगर हमारे दम है ना, तो भले ही हमारी हड्डियों में दम ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे इरादों में दम होना चाहिए। और सच बताऊं तो ऐसे लोगों में ज़्यादा गूदा होता है, क्योंकि लोगों ने इनको जज किया हुआ होता है। तो अब मैं एक बात कर रही हूँ कि लोग कितना कुछ आज की तारीख में फेस कर रहे हैं, और उसके बाद जो ये मीडिया है ये वही धर्मों को बांटने पे लगा हुआ है। इसमें इस प्रोटेस्ट के पीछे उन लोगों का हाथ है, ये हाथ है। देखो जो भी हाथ है होगा, नहीं होगा, अब ये भी हो सकता है कि नहीं भी हाथ हो, लेकिन भाई मीडिया है, सरकार है, सबको चीज़ों को मैनिपुलेट घुमाना अच्छे से आता है। हम जो आम जनता है वो कभी भी रियल पिक्चर तो देख ही नहीं पाती, रियल पिक्चर तो हमारे सामने कभी आती ही नहीं है। और अगर आ जाए तो भैया हम किसी को भी वोट ना दें, किसी को भी वोट ना दें, ये देश चले ही ना, क्योंकि भरोसा ही उठ जाए। जो प्रशासन है, सरकार है, जो ये पुलिस कर्मचारी हैं, देखिए हमें काफ़ी हद तक 2020 से ही सारी बातें क्लियर हो चुकी थी,
और अभी भी लोग जो हैं कंफ्यूज हैं, कुछ लोगों को क्लैरिटी है बहुत सारी चीज़ों की, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, तो कुछ लोग अभी भी जानते समझते हुए भी सच्चाई की तरफ देखना नहीं चाहते। कुछ लोगों को लगता है अगर सच्चाई की तरफ देख भी लेंगे तो हम कर क्या लेंगे, वो भी अपनी जगह सही है। तो इस तरह की जो वारदातें पहले भी होती थी और अभी भी होती हैं, लेकिन नुकसान किसका होता है? मासूम लोगों का। जैसे कि फराज मूवी में उस मासूम का हुआ, और उस मासूम के साथ कितने लोग उस रेस्टोरेंट में जो शायद पहले भी कई बार वहाँ पर आकर खाते होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 1 जुलाई 2016 उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मतलब कभी आप सोच के देखिए कि हम जब घर से निकलते हैं तो हम कुछ भी ऐसा नहीं सोचते कि पता नहीं हम वापस आएंगे नहीं आएंगे। कितने सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं कि 10 काम ख़त्म करके हमें एक जगह पहुंचना है और वहाँ का काम ख़त्म करके फिर हमें घर में आना है। लेकिन किसी इंसान को क्या पता कि भाई वो तो अब घर लौटने ही नहीं वाला। आज वो उठा है अपने बिस्तर पर, और अब वो अपने बिस्तर पर नहीं सोएगा, बल्कि वो तो गोली खाकर परमानेंटली सोने वाला है। सोचिए लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो देखकर मुझे ये मूवी बहुत ही बुरा लगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन जो इसमें जो घटना हुई और उस घटना के बाद कितनी निर्दोष जानें गईं, मुझे उसका बहुत अफ़सोस हुआ। और ख़ास तौर पे इस बच्चे फरहाज़ अयाज़ हुसैन को जब मैंने देखा, इसके किरदार को देखा, और इसकी रियल लाइफ फ़ोटोग्राफ्स भी आपको इस मूवीज़ में देखने को मिलेंगी, इस मूवी में देखने को मिलेगी। एंड में आपको देखकर बड़ा ही बुरा लगेगा कि यार ये बच्चा तो मतलब इतना मासूम सा है और इसकी पूरी लाइफ थी, लेकिन उसने उसके बारे में ना सोच करके इंसानियत के बारे में सोचा। तो मैं भी आप लोगों को यही कहूँगी कि ये मूवी एक बार तो देखिए। मैं ये मूवी जहान कपूर के लिए आपको देखने को नहीं बोलूँगी। हालांकि मैंने ये मूवी पहले देखी तो जहान कपूर के लिए थी कि भाई इसने इस मूवी में क्या काम किया है। देखिए इसमें इसका रोल कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, इसी के ऊपर ये मूवी है ज़रूर। मतलब कि जहान आपको लगेगा कि भाई इसको एक टाइटल रोल दिया है तो इसका रोल सबसे ज़्यादा होगा, इसकी वो दिखाई जाएगी, लेकिन बहुत कम इसका रोल दिखाया गया है। एक तरीके से डायरेक्टर ने इसको बहुत क्योंकि इसकी शायद डेब्यू मूवी थी, तो इसको बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से दिखाया गया है, ना ज़्यादा दिखाया है ना कम दिखाया है। क्योंकि इसकी डेब्यू मूवी थी तो इसकी एक्टिंग को मतलब सेफली हैंडल किया गया है। वो बात अलग है कि ब्लैक वारंट में जहान कपूर का काम अच्छा था, लेकिन यहाँ पर जो भी इसको किरदार मिला, जितना भी वक्त इसको स्क्रीन टाइम मिला, जहान ने उस रोल को अच्छे से निभाया। लेकिन मैंने देखी तो ये मूवी जहान कपूर के लिए थी, लेकिन मुझे जहान कपूर मेरे दिमाग से निकल गया और मेरे दिमाग में जो था वो फराज हुसैन वो किरदार मेरे जहन में बैठ गया। ख़ास तौर पे जब मैंने उस लड़के की तस्वीरें भी देखी, मैंने खुद से भी जाकर इंटरनेट पे सर्च किया, तो मुझे अब ये जो मूवी है ना, ये जहान कपूर के लिए याद नहीं रहेगी, मुझे उस लड़के के सेक्रीफाइस के लिए याद रहेगी, क्योंकि मुझे भी इस इंसिडेंट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। और संजोगवश देखिए कि अभी भी जुलाई चल रहा है और 2026 चल रहा है, और ये इंसिडेंट्स जो है 1 जुलाई 2016 को हुआ था। तो ये अजीब इत्तेफाक लगा कि मुझे 10 साल बाद इस घटना के बारे में पता चला। शायद उस टाइम भी मेरे सामने ये न्यूज़ आई हो, लेकिन पता नहीं, शायद मैंने ध्यान ना दिया हो, या उस टाइम पर इतना सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना कि आज है। तो बट उसके बावजूद भी इस मूवी को इतना ज़्यादा मतलब इसके ऊपर ज़्यादा बात होते हुए मैंने नहीं सुनी, जबकि ये मूवी 2022 या 23 के आसपास आई थी। तो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। देखो जहान को तो वो एक नेपो प्रोडक्ट है और थिएटर वगैरह उसको एक अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है, और जिस हिसाब से वो अच्छी एक्टिंग कर लेगा, मुझे उसके लिए नहीं मुझे ये फ़िल्म को प्रमोट करना, बल्कि मैं उस लड़के के ऊपर जो फ़िल्म बनी है जिसने इस पूरी जर्नी को असल ज़िंदगी में फ़ेस किया है, मैंने उसके लिए ये
पॉडकास्ट बना रही हूँ, क्योंकि उसके बलिदान को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से मैं कहूँगी कि आप ये फ़िल्म देखें। और सरकार ने फरहास को मदर टेरेसा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो अवार्ड उनकी मदर ने रिसीव किया था। और उनकी मदर का रोल किया है इस मूवी में जूही बब्बर ने। इसमें आमिर अली भी एक छोटे से किरदार में हैं। और मतलब कि दिखाया गया कि किस तरीके से वहाँ की पुलिस, सरकार, आर्मी फोर्स इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। लेकिन क्या होता है ना, जब सडनली ऐसा कुछ हो जाता है तो आर्मी को समझ ही नहीं आता, पुलिस को समझ नहीं आता कहाँ से जाएं, कैसे करें, कितने ऑफिसर्स की जान चली गई। तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पता नहीं, मतलब एक एजेंडा सेट करने के लिए, देश में खलबली मचाने के लिए ये समाज के कुछ सो कॉल्ड ठेकेदार मतलब मासूमों की जानों की बलि देते हैं। और फिर जो इनको क्रिएट करना होता है रिफ्ट, वो भी क्रिएट कर देते हैं। यानी कि हम इंसान का तो डबल डबल लॉस हो रहा है। मतलब कि हम लोग मैनिपुलेट तो हो ही रहे हैं और हमारी जानों की भी कोई कीमत नहीं है। आप देखिए ना, एक आम इंसान की जान की कीमत क्या है। अगर आप एक मशीन गन उसके सीने पे दाग दोगे तो वो क्या अपनी रक्षा कर पाएगा, क्या बचा पाएगा। और कुछ लोग तो अपना नॉर्मली खा पी रहे थे, सडनली वो रेस्टोरेंट में घुसते हैं और फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। किसी को क्या समझ में आएगा। मतलब निहत्थे लोगों पर प्रहार भी करेंगे और उनके ऊपर सियासतें भी खेलेंगे। मतलब कभी कभी लगता है कि हम आम इंसान वाकई आज़ाद नहीं हैं। हमें लगता है कि हम आज़ाद देश में रहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के हादसे देखते हैं, पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, जानते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कितने आज़ाद हैं। आपको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक आम जनता के इमोशंस को किस तरीके से उसके साथ खेला जाता है। चाहे वो हमारे प्रशासन के लोग हों, चाहे मतलब कितने भी लोग हों जो बोलते हैं कि भाई हम देश की हिफाजत करते हैं, हम आम जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन आम जनता के लिए अगर वाकई काम किया होता तो फिर आम जनता को फिर एक भी शिकायत नहीं होती। यहाँ पर आम जनताओं की इतनी शिकायतें हैं और उनमें से कुछ ही शिकायतों पर ये काम करते हैं, लेकिन वो भी ठीक से काम नहीं होता। उसको पकड़ तो लेते हैं, हाँ हाँ हम इन सिचुएशंस पे काम कर रहे हैं, पर इतने सालों से काम ही कर रहे हैं, रिज़ल्ट तो आता नहीं है। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये प्रोटेस्ट है। तो वही वाली बात है कि कभी कभी कहते हैं ना कि एक निहत्थे आदमी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आप देखिए कि उस लड़के ने, मतलब कि उस लड़के ने दिखा दिया कि भाई ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी की जान बचाकर आपको जन्नत नसीब होगी, आपको किसी की जान लेकर जन्नत नसीब नहीं होगी। और जो भी लोग वहाँ पर जो थे, उन सब ने, जो बचे थे, जो सर्वाइवल थे, जो सर्वाइव जिन लोगों ने किया, जो बच के बाहर आए, उन सब ने उस लड़के के लिए दुआ करी, उसकी फ्रेंड्स के लिए भी दुआ करी, उन सभी के लिए दुआ करी जिनकी जानें गईं। और स्पेशली उस लड़के के लिए तो ख़ास तौर पे। और यकीनन उसे जन्नत ही मिलेगी। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने बारे में सोचे बगैर, अपने कल के भविष्य को इम्पोर्टेंस दिए बगैर उसने कहा ठीक है, ये भी नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तुम इनकी जान लोगे मेरी भी ले लो। और उन्होंने कहा ठीक है, और ख़त्म। आज इस बात को 10 साल हो चुके हैं। और कैसे उनकी फैमिली, उन सभी लोगों की फैमिली जिनका ये इतना बड़ा लॉस हुआ, कैसे वो लोग सरवाइव कर रहे होंगे। मतलब हैट्स ऑफ। और जितने लोग सरवाइव कर चुके हैं, जितने लोगों ने सरवाइव उस इंसिडेंट से किया, जो बच के निकले, वो भी इस हादसे को नहीं भूले होंगे। और आज भी ये हादसा एक साए की तरह उनकी ज़िंदगियों में उनके साथ साथ चल रहा होगा। जैसे कि मैंने 26/11 की बात करी थी कि जो लोग उस इंसिडेंट से सेफ़ हुए थे, आज भी उनके जहन में
ये बातें उठती होंगी, वो मंज़र उन्हें याद आता होगा तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो के साथ, अपने शब्दों के साथ कितना मैं जस्टिस कर पाई हूँ, लेकिन सच में मुझे फ़राज़ के लिए काफ़ी प्राउड हुआ। लोग कहते हैं कि भाई अपने लड़कों को अच्छे संस्कार दो, लड़कों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते इसीलिए वो गलत करते हैं, और ये लड़का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसको कितने अच्छे उसके माँ बाप ने संस्कार दिए होंगे, जिसने बिना डरे, बिना मौत का खौफ किए मौत को गले लगा लिया अपने दोस्तों के लिए। वाकई दोस्ती कभी कभी सारे रिश्तों को पीछे छोड़ देती है। दोस्ती का जो एक रिश्ता होता है, एक बॉन्ड होता है, वो कभी कभी खून के रिश्ते को भी मात कर देता है। ये भी इस मूवी के ज़रिए हमें देखने को मिला। तो ये पिक्चर एक बार तो आप देखिए, और इस इंसिडेंट्स को आप मेरी तरह अगर आप नहीं जानते हैं इस इंसिडेंट्स के बारे में तो आपको पता चलेगा, और अगर जानते हैं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि अब जो है हम लोग जागरूक हो रहे हैं। अब हम लोग समझ रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने कितना बड़ा ड्रामा खेला जाता है मीडिया के ज़रिए और इन पार्टीज़ के ज़रिए, और जो हमें दिखाना होता है वो तो हमें कभी दिखाया नहीं जाता। सो थोड़ा सा अपने अंदर की डेप्थ के अंदर जाकर चीज़ों को अगर आप एनालाइज़ करेंगे तो आपको फिर किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सच को जानने के लिए। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और जाते जाते बस इतना कहूँगी कि बहुत अफ़सोस हुआ मैंने जब ये इंसिडेंट्स देखा। मुझे सच में बुरा लगा, और उन सभी फैमिलीज़ को जो लॉस हुआ है वो लॉस की भरपाई कोई भी कंपनसेशन नहीं कर सकता, कुछ भी आप कर लीजिए। तो खैर, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि आगे इस तरीके से ना हो। लेकिन आप सोचिए कि 2016 में ये हुआ, फिर पिछले साल भी कश्मीर में जो अटैक हुआ पहलगाँव में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अप्रैल के महीने में, तो अभी भी कुछ रुका तो नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब जो चाहती हूँ अगर वो हो जाए तो कितना अच्छा हो। वाकई देश में कितनी अमन और शांति बढ़ जाएगी। लेकिन जब जब देश में अमन शांति बढ़ती है तब तब इस तरह के कुछ इवेंट्स आ जाते हैं जिसमें लोगों के दिलों में दूरियां आ जाती हैं, और जब दूरियां आ जाती हैं तो बहुत से लोगों को राजनीति करने का मौका मिल जाता है, अपना पल्ला झाड़ने का मौका मिल जाता है। तो बस ज़्यादा कुछ खुल के तो नहीं कह पाऊँगी, लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी है, और मेरे चैनल पर बहुत ही समझदार लोग हैं, और इस बात को मुझे फ़ील होता है जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि जो मैं बात समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है। दैट मीन्स कि आप लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, नहीं, मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और सच में अगर मैं सर्वाइव कर रही हूँ तो आप लोगों की वजह से सर्वाइव कर रही हूँ यूट्यूब पर। सो थैंक यू सो मच मुझे ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू।